बहुत हुआ लॉकडाउन में आराम, और अगर अभी भी केवल समय बिताने के लिए ही करना है कुछ काम, तो बेशक चलाते रहिए फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम। पर अगर भविष्य बनाने के लिए करना है कुछ काम, तो उठिए और बैठिए अपनी अपनी कुर्सियों पर, ताकि आने वाले समय में दुनिया भी करे तुम्हें सलाम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आज से आप मेरे साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बाद हमेशा के लिए आपके मन से जो मैथ्स नाम का फोबिया है, जो मैथ्स नाम का डर है, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट बहुत वास्ट टॉपिक है, पर अगर आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर पाथ और एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी को करना होगा। समंदर जैसे सिलेबस में आपको कंपस की तरह सीधी सही राह दिखाएगा, वो है आपका सिलेबस। अगर मैं अपने सभी एसएससी एस्पिरेंट से पूछूं कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर मैथ्स का सिलेबस चेक करने की कोशिश की है, क्या आपको पता भी है कि आपका मैथ्स का सिलेबस है क्या? पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? वी नीड टू कन्विंस पीपल इफ दे आर कंफ्यूज और मिस इन्फॉर्म। मैं जानता था आपका जवाब यही होगा। दरअसल गलती हमारी ये है कि हम जब भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा टीचर है वही हमें सही गाइडेंस देगा, सही रास्ता दिखाएगा, और जैसा वो बोलेगा हमें वैसा ही वैसा करना है और हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। पर ऐसा है नहीं। कहीं ना कहीं एक टीचर का रोल सिर्फ आपको गाइड करने के लिए होता है, और अपनी जो प्रैक्टिस और जो अपनी सेल्फ स्टडीज़ होती है वो मायने रखती है आपको अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए। अगर मैं आपके साथ एसएससी का सिलेबस डिस्कस करूं, तो एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर मुझे सिलेबस ये देखने को मिला। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने पढ़ देता हूं। जो हाईलाइटेड पार्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा ज़रा। Selection of an appropriate operation for the solution of real life problems, यानी हमें कहीं ना कहीं अपनी मैथ्स की तैयारी में उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना है जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। लास्ट में क्या लिखा है? द क्वेश्चन वुड बी ऑल्सो बी बेस्ड ऑन अरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड नॉट ऑन कॉम्प्लिकेटेड अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस। यानी कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो हमारा सिलेबस है उसका लेवल होगा 10+2 तक का। पर क्या आपने पूरे ही सिलेबस में किन्हीं चैप्टर्स के नाम देखे जो हम रेगुलर बेसिस पर पढ़ना शुरू कर देते हैं? एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ऐसा कोई भी चैप्टर इसमें मेंशन नहीं है। दरअसल बात यह है कि क्योंकि बुक्स और ये हमारा कन्वेंशन बन चुका है कि हमको जब भी मैथ्स स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट कर दीजिए चैप्टर वाइज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड सो ऑन। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उस बुक के सारे चैप्टर ख़त्म हो जाए तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा सिलेबस हो चुका है पूरा। पर क्या किसी बुक को कंप्लीट करने के बाद भी आपके मन में वो कॉन्फिडेंस आ पाता है? सिंपल सा आंसर है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जिस तरीके से इस मैथ्स को पढ़ा है उस पढ़ने का तरीका शायद बहुत गलत है। दरअसल अगर हम मैथ्स को चैप्टर वाइज ना पढ़ के इस तरीके से पढ़े कि चाहे मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर से हो, उसके करने के केवल 7 तरीके हैं। उन 7 तरीक़ों से आप किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम उठा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो 7 तरीके? अपनी कॉपी या पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए। दरअसल कहीं ना कहीं जो हमारी कमी है वो यही है कि हम इन मेथड्स को आज तक नहीं जान पाए। यानी इन मेथड से हम हर चैप्टर में मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, पर हमने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ये चीज़ एनालाइज नहीं करी कि अगर हम इन मेथड्स को ही समझ जाएं तो शायद हमारे पास कभी कोई प्रॉब्लम बचने ही नहीं वाली। अगर मैं बात करूं सबसे बेसिक और सबसे पहले मेथड की, तो उसका नाम है एलिगेशन। ये वही एलिगेशन है जो आपने मिक्सचर के साथ बार बार देखा होगा। दरअसल ये कोई चैप्टर ना होकर एक मेथड है।
अगर दूसरे मेथड की बात की जाए तो उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अगर तीसरे मेथड की बात की जाए तो इसका नाम है यूनिटरी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, शिफ्टिंग मेथड, डिजिट सम मेथड। दरअसल ये मेथड आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन 7 बेसिक मेथड के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जिसका मैं अक्सर बार बार यूज़ करता हूँ अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर को निकालने के लिए, जिसका नाम और कुछ नहीं है हवा हवाई मेथड। अब ये हवा हवाई मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और लास्ट के सिर्फ 2-3 मिनट बचे होंगे, जहाँ ना तो आपका दिल काम करेगा और ना ही दिमाग। ऐसे में यूज़ होता है आपके कॉमन सेंस का, और आप कैसे कॉमन सेंस का यूज़ करके एक सही गेस के साथ सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। उन लास्ट 2 से 3 मिनट में आप कैसे 3 से 4 क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। इस वीडियो के आखिरी तक आपको इस मेथड की कुछ झलकियां भी देखने को मिलेंगी कि दरअसल ये हवा हवाई मेथड है क्या। तो बिना किसी देरी के इन मेथड्स को लिखने के बाद हम किसी चैप्टर को उठाकर अपनी मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर एक ऐसा चैप्टर भी है जिसको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल चैप्टर्स, जो हर चैप्टर में आकर आपको कहीं ना कहीं बार बार परेशान करेगा। और इस चैप्टर का नाम और कुछ नहीं, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें मिक्सचर एक चैप्टर है, उस चैप्टर को करने का तरीका जिसका नाम है एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा से ही बहुत से स्टूडेंट्स का सरदर्द बना हुआ है। इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले उठाने की कोशिश की, ताकि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है उसी को आपको समझा दिया जाए, ताकि आने वाले चैप्टर केवल आपको एक मजाक लगे। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे मिक्सचर, और इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। और जिस मेथड का इसमें बहुत बार यूज़ होने वाला है क्वेश्चंस को करने के लिए, उस मेथड का नाम है एलिगेशन। पहले हम सभी क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से यानी कि एलिगेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट के 5 मिनट या 6 मिनट में जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे या जितने भी क्वेश्चंस हमने किए होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे अपने हवा हवाई मेथड से सॉल्व करने की, ताकि हम ये देख पाएँ कि कैसे हम अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को केवल और केवल 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिल्कुल ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, और जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जैसे ही आप अपने घर का गेट खोलते हैं, आपके सामने खड़ा होता है आपका दूध वाला। अब दूध वाले की परेशानी ये है, वो कहीं ना कहीं आपको अभी तक 40 रुपये लीटर के रेट से दूध देता आ रहा था, और उसकी परेशानी ये थी क्योंकि अब महंगाई बढ़ने के कारण उसने आपसे बोला कि अब से मैं ये दूध 40 रुपये लीटर की जगह 50 रुपये लीटर के रेट से दिया करूँगा। तो नाराज़ होकर आपने ये बोला कि अगर ये दूध आप 50 रुपये लीटर की रेट से देंगे तो हमें आपका दूध नहीं चाहिए। अब कहीं ना कहीं दूध वाला बड़ा ही परेशान होकर अपने घर की तरफ लौटता है, और ये सोचता है कि अगर मैं 50 रुपये लीटर की जो लागत मुझे अपने दूध पे आ रही है, अगर मैं उसे 40 रुपये लीटर की दर से बेचना शुरू करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो इस टाइम पर वो सोचता है क्यों ना मैं इस दूध में पानी मिलाकर अब बेचना स्टार्ट कर दूँ, बिना इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि ना तो उससे किसी से लाभ कमाना है और ना ही उसे खुद से कोई हानि हो। तो क्या है ये रियल लाइफ प्रॉब्लम, इस पर ज़रा ध्यान देते हैं। मान लीजिए
दूध वाला आपको 40 रुपये लीटर के रेट से हमेशा से दूध देता आ रहा था। अब क्योंकि महंगाई होने के कारण उसका ये दूध का रेट 50 रुपये लीटर हो चुका है। अब क्योंकि उसको ना तो अपने आप को कोई लॉस होने देना है और ना ही वो ये चाहता है कि जो आप इतने पुराने कस्टमर हैं उसके आपसे कोई प्रॉफिट कमाया जाए, तो इसीलिए वो इस 50 रुपये लीटर के दूध को 40 रुपये का लीटर दूध बनाने के लिए इसमें मिलाना शुरू करता है पानी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं पानी का रेट है 0 रुपये लीटर, अगर वह इस शर्त के साथ पानी मिला रहा है कि वो पानी ना तो बिस्लरी का और ना ही किल्ले। और शायद ही ऐसा कोई दूध वाला होगा जो इस ईमानदारी से पानी को मिलाएगा कि वो किसी कंपनी का पानी लाए और उसको दूध में मिलाना शुरू करे। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि ये 50 रुपये लीटर का दूध कहीं ना कहीं 40 रुपये लीटर का दूध बनाने के लिए जो इसका रेट 10 रुपये पर लीटर कम हुआ है, इसका कारण और कुछ नहीं, ये पानी ही है। और इस पानी का रेट 0 से 40 बढ़ाने के पीछे जो कारण है वो और कुछ नहीं, केवल ये दूध है। अगर हम यहाँ से इनका रेशियो निकालें तो क्योंकि इनके यूनिट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक रेशियो मिलेगा जो कि है 4:1। ये रेशियो हमें बता रहा है कि अगर वह 5 लीटर दूध का मिश्रण अपने ग्राहक को बेचता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसे 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी मिलाकर बेचना पड़ेगा। जैसे ही वो अगले दिन अपने ग्राहक के पास इस दूध को लेकर पहुंचता है तो वह ग्राहक कल के दूध और आज के दूध को जैसे ही कंपेयर करता है तो उसे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इस दूध में पानी मिला हुआ है। अब जैसे ही अगले दिन वह दूध वाला दोबारा से दूध लेकर उसके घर पहुंचता है, वो उसे साफ साफ मना कर देता है। इस आदमी को पहले ये समझ जाना चाहिए था कि दूध वाले से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भैंस भी उसी के पास है। तो इस बेसिक एग्जाम्पल के साथ हमने अपना मिक्सचर तो तैयार कर लिया। अब इन मिक्सचर्स को मिलाना समझते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन मिक्सचर्स को मिक्स करने पर आएगा तो बेस्ड होगा 4 टाइप्स पर। ये 4 टाइप्स कैसे हैं इन्हें समझते हैं। और इन्हें समझने से पहले मिक्सचर जो हमने प्रिपेयर किया है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 4:1 है, इसमें एक तो बात होगी इस रेशियो के सम की, या फिर लिख लीजिए सम ऑफ रेशियो, और दूसरी बात होगी क्वांटिटी यानी कि मात्रा की। तो जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर्स को मिलाने के लिए कहा जाएगा तो आप 2 चीज़ पर ध्यान देंगे, एक तो जो उसका रेशियो है उसके सम पर और एक उसकी क्वांटिटी पर। तो 4 टाइप क्या हैं, उन चारों टाइप को एक एक करके लिखते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए पहले, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ मिक्सचर्स। मिश्रणों को मिलाने पर आधारित प्रश्न। मिश्रणों को मिलाने पर आधारित प्रश्न। अब ये 4 टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला जो टाइप होगा वो होगा इक्वल सम प्लस इक्वल क्वांटिटी, यानी कि समान योग और साथ ही साथ समान मात्रा। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा इक्वल सम प्लस अनइक्वल क्वांटिटी, यानी कि समान योग और
असमान मात्रा। थर्ड टाइप जो हमारा होगा वो होगा अनइक्वल सम प्लस इक्वल क्वांटिटी, यानी कि असमान योग समान मात्रा। और जो आखिरी और चौथा टाइप बनेगा इस पर वो होगा अनइक्वल सम प्लस अनइक्वल क्वांटिटी, यानी कि असमान योग और असमान मात्रा। तो क्या है ये चार टाइप और कैसे कैसे क्वेश्चंस इन पर बेस्ड एग्जाम में आते हैं, तो एक एक करके इन सभी टाइप्स को समझते हैं। उम्मीद है ये लिख लिया होगा, तो वीडियो पॉज करके वो पहले इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे आसान टाइप जो है वो है इक्वल सम और इक्वल क्वांटिटी। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, आपसे कहेगा दूध और पानी के दो मिश्रण, 2 मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी के दो मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 और 4:1 है। इन 2 मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर रेशियो इज 3:2 एंड 4:1। दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिला दिया जाता है। बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी। तो प्राप्त मिश्रण में यह अनुपात बताइए। देन फाइंड दिस रेशियो इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो सबसे पहले हमने चेक किया इन दोनों का सम। तो पहले जो मिश्रण है उसके रेशियो का जो सम है वो 5 है, और जो दूसरा मिक्सचर है उसके भी रेशियो का सम है 5। जैसे ही हम देखते हैं कि इनका जो सम है वो इक्वल है, तो अब हम चेक करते हैं इनकी क्वांटिटी। क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी इक्वल है, तो हम दूध में दूध और पानी में पानी ऐड करके आंसर बताएंगे 7:3। ये सबसे आसान टाइप है और शायद ही इसके क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो दूसरा जो हमारा टाइप है वो है इक्वल सम प्लस अनइक्वल क्वांटिटी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि दूध और पानी के दो मिश्रण में इनका अनुपात 3:4 और 5:2 है। इन 2 मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर रेशियो इज 3:4 एंड 5:2। दोनों मिश्रण 2:3 में मिलाए जाते हैं। बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन 2:3। प्राप्त मिश्रण में यह अनुपात बताइए। फाइंड दिस रेशियो इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो पहला जो स्टेप है, सबसे पहले हमें चेक करना है इन रेशियोज का सम, जो कि यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। जैसे ही हमने चेक किया कि इनका सम इक्वल है, अब हम देखेंगे इनकी क्वांटिटी। यहाँ से हमें उसने बोला है कि हमें 2 कप मिक्सचर निकालना है, और यहाँ से हमें 3 कप मिक्सचर निकाल कर एक तीसरे बर्तन में डालना है। तो क्योंकि हमें यहाँ से 2 बार इस मिक्सचर को निकालना है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 2 से, और क्योंकि यहाँ पर हमें इस मिक्सचर को निकालना है 3 बार, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो मिलेगा 6:8 और 15:6। और अब दूध में दूध
और पानी में पानी ऐड करेंगे, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 3:2। तो जो ये पहले ये दो टाइप थे बहुत ही सिंपल टाइप हैं, शायद ही इनसे कोई सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने में ना मिले। अगले जो दो टाइप है उनमें हम दो दो एग्जाम्पल के साथ उन दोनों टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है अनइक्वल सम इक्वल क्वांटिटी। थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप में कैलकुलेशन की वजह से हमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो पहले इसे कन्वेंशनल मेथड से समझेंगे और बाद में हम देखेंगे क्या इन क्वेश्चंस को भी हम 2 से या 3 सेकंड में कर सकते हैं या नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, लिखिए दूध और पानी के दो मिश्रण में, दूध और पानी के दो मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 और 3:4 है। इन टू मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर रेशियो इज 3:2 एंड 3:4। दोनों मिश्रण को बराबर मात्रा में मिला दिया जाता है। बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी। तो प्राप्त मिश्रण में यह अनुपात बताइए। देन फाइंड दिस रेशियो इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो पहले इसको कन्वेंशनल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सम जो है वो है 5 और इसका सम जो है वो है 7। क्योंकि इनका जो सम है, इनके रेशियोज़ का जो सम है, अनुपात का जो योग है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इनके जो सम है इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इसके पास है 5, इसके पास क्या नहीं है 7, तो हम इस 7 को इधर ले जाएंगे और क्योंकि इसके पास 7 है, इसके पास 5 नहीं है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो बनेगा 21:14 और ये रेशियो बनेगा 15:20। अब जैसे ही हम इस सम को चेक करेंगे तो दोनों तरफ जो सम है वो 35 हो चुका है। तो हम दूध में दूध ऐड करेंगे और पानी में पानी। इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18:17। तो इस तरीके से हम इस टाइप के पहले क्वेश्चन को समझ पाए। बाद में सभी टाइप को पूरा करने के बाद हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप पर अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दो मिश्रण है दूध और पानी के, जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1, 5:2। दरअसल ये आपका CGL 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप पर आया है, तो इसे देखते हैं अब ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन यही है फिर से कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और 5:2 है। दोनों मिश्रणों को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है। तो प्राप्त मिश्रण में यह अनुपात बताइए। इनके ऑप्शंस में मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक बार इन्हें ट्राई भी कीजिए। रुको जरा, सब्र करो। तो स्टार्टिंग में हमने जैसे आपसे बात करी थी कि जब एग्ज़ाम टाइम में लास्ट कुछ मिनट्स बचते हैं हमारे पास और इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम इसके सम को चेक करें, इसके सम को चेक करें, फिर इनको इक्वल करें, फिर जाके हम आंसर तक पहुँचे। उससे बढ़िया होगा क्यों ना हम इस सवाल को हवाई मेथड से ही कर दें। अब ये हवाई मेथड और कुछ नहीं, सिर्फ इन क्वेश्चंस का एलसीएम पता करके इसके आंसर तक पहुंचना है। तो जैसा कि ये CGL 2017 का क्वेश्चन है, तो एक बार हम इस पर नज़र डालते हैं। हमने ये नज़र डाली कि जो ये पहला मिक्सचर है इसमें दूध
और पानी की जो मात्रा है इसमें दूध की मात्रा है ज़्यादा। इसी प्रकार जो दूसरा मिश्रण है इसमें भी दूध और पानी में किसकी मात्रा ज़्यादा है? दूध की। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं और अगर मैं इन दोनों मिश्रण को मिलाऊंगा तो शायद कहीं ना कहीं जो मुझे मिक्सचर मिलेगा उसमें दूध की मात्रा पानी से ज़्यादा होगी। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन शायद हमारा देखते ही इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा, हमें चेक ये करना है कि ये है 7 और ये है 4। इस 7 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 28, और 28 बनने के बाद एक पार्ट इसका एक पार्ट इसका, यानी कि 2 पार्ट, यानी 28 गुणा 2 यानी कि 56, यानी कि मेरा आंसर है वो रेशियो जिसका सम होगा 56। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सिर्फ देख कर ही इसका आंसर बता दिया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है जो अगले टाइप में आने वाला है। ये मिक्सचर चाहे 2 से 3 हो जाए, हम इन सभी क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सिर्फ एक कॉमन सेंस की मदद से इन सभी सवालों को हम करते जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने चौथे टाइप की तरफ। तो चौथा जो हमारा टाइप है अब वो है अनइक्वल सम और अनइक्वल क्वांटिटी। ये चौथा टाइप हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है एग्ज़ाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन यही टाइप हमसे करवाता भी है। तो क्यों ना इस टाइप को एक ऐसे क्वेश्चन से समझा जाए जो पिछले साल ही हमें एसएससी में देखने को मिला। तो क्वेश्चन लिखें सभी। दूध और पानी के 2 मिश्रण में इनका अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रण को 5:9 में मिलाया जाता है। प्राप्त मिश्रण में यह अनुपात बताइए। फाइंड दिस रेशियो इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो कहीं ना कहीं हमें इस सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगर हम इसका सम देखें तो इसका सम है 10, इसका सम है 12। तो हम पहले इन दोनों का सम इक्वल करेंगे, फिर इनको रिस्पेक्टिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा इसका आंसर आएगा। पर अगर हम इस सवाल को एक कॉमन सेंस से करें, इसके ऑप्शंस पर ध्यान दें, ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान हो भी जाएगा। तो मैं इनके ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ। ऑप्शंस है 25:29, 9:10, 27:29, 27:31। तो ये ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में ही गिवन थे। तो हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए करने की से कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 10 और 12। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 और 12 ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 से भी कटने वाली है और 12 से भी कटने वाली है, तो आप बोलेंगे वो है 60। फिर हम देखेंगे कि 5 यूनिट इसके और 9 यूनिट इसके, यानी कि टोटल यूनिट हो गए 14। यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो कहीं ना कहीं इस डिजिट को डिवाइड करने वाला है। अब हमने ध्यान दिया इसके ऑप्शंस पर, हमने चेक किया 25 + 29 54, 9 + 10 19, 27 + 29 56 और 27 + 31 58। अगर हम इस डिजिट को 54 से डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर हम इस डिजिट को 19 से डिवाइड करें तो शायद ये डिवाइड नहीं होने वाली, और अगर हम इस डिजिट को 58 से डिवाइड करेंगे तो शायद ये 58 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इस डिजिट का जो फैक्टर है वो है 56। यानी कि अगर मैं 14 × 60 को 56 से डिवाइड करूं तो शायद ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमने इसका एक कॉमन फैक्टर निकाल कर ये पता कर लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर और कुछ नहीं 27:29 है। इसी के साथ हमारे ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट किए। बोनस क्वेश्चन के तौर पर हम 2 क्वेश्चन ऐसे लेने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमें 2 की जगह 3 मिक्सचर्स को मिलाने के लिए बोलेंगे। तो अब इन 4 टाइप को करने के बाद 2 क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पर
हमसे कहा गया कि 3 मिश्रण को आपस में मिलाइए। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2014 का। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दूध और पानी के 3 मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाइए। तीनों मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। तो प्राप्त मिश्रण में यह अनुपात बताइए। ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख देता हूं। अब इन तीनों मिक्सचर्स की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। सबसे पहले इनके रेशियोज़ का सम चेक करेंगे, फिर इनके रेशियोज़ को इक्वल करेंगे, तब जाके इनके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़कर हम इसका आंसर बताएंगे। पर अगर हम थोड़े से कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि 3, 5 और 8 तीनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। और अगर सहभाज्य संख्याओं के एलसीएम के बारे में पता करना हो तो सीधा इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 8 × 5 40, 40 × 3 120। अगर इन तीनों की क्वांटिटी देखी जाए तो एक पार्ट इसका है, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, यानी कि 120 × 3। मेरा जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं इस 360 का फैक्टर होने वाला है, या तो 360 या फिर ऐसा कोई फैक्टर जो इस 360 को डिवाइड करता हो। अब जैसे ही मैंने इसकी को कैलकुलेट किया तो 120 + 133 इसका सम आता है 253, यानी ये तो आंसर नहीं। 227 + 133 इसका सम आता है 360, यानी कि ये आंसर हो सकता है। 227 + 120 यानी कि 347, यानी ये भी इसका आंसर नहीं। और लास्ट में ऑप्शन आता है 360। अब क्योंकि दो ऑप्शन का जो सम है वो 360 है, तो यहाँ हमें फिर से अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों मिक्सचर्स में मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा है वाटर से, यानी कि जो मेरा आंसर होगा उसमें मिल्क की क्वांटिटी वाटर से होगी ज़्यादा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो थोड़े स्मार्ट तरीके से हम आसानी से किसी भी भारी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में 5 से 10 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आखिरी क्वेश्चन लिखेंगे सभी। दूध और पानी के 3 मिश्रणों में इन 3 मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर रेशियो इज 1:5, 3:5 एंड 5:7। तीनों मिश्रणों को 1:2:3 में मिलाया जाता है। All 3 mixtures are mixed in 1:2:3। प्राप्त मिश्रण में यह अनुपात बताइए। Find this ratio in the resultant mixture। ऑप्शंस हैं 29:43, 19:37, 43:29 एंड 37:90। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से कन्वेंशनल मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो हमें पहले इनके रेशियोज़ के सम को चेक करना पड़ेगा। 6, 8, 12। फिर इनके रेशियोज़ को इक्वल करना पड़ेगा, फिर इनके रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर मिल्क में मिल्क और पानी में पानी ऐड करके हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे। पर जो ये हमने आज हवाई मेथड कहने के लिए बोल लीजिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब लास्ट मोमेंट पे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, जब हमारा ना तो दिमाग काम कर रहा होता है और ना ही दिल। तो ऐसे टाइम पर हम अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं।
और कहीं ना कहीं हमें ऐसे 3 से लेकर 4 सवाल ज़रूर मिलेंगे हर एग्ज़ाम में, जो हमारे 8 से लेकर 10 नंबर आसानी से बढ़ा सकते हैं। बस हमें उस टाइम का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो ध्यान देते हैं 6, 8 और 12। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम कैसे निकाला जाए, तो सबसे बड़ा जो नंबर है 12, उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो 12 का डबल 24, यानी 24 12 से तो डिवाइड होगा ही, 8 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, यानी इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 24। अब क्योंकि इसकी 1 यूनिट लेनी है, इसकी 2 और इसकी 3, यानी टोटल 6 यूनिट हमारे पास है, यानी 24 गुणा 6 144। यानी मेरा जो आंसर है या तो वो 144 है या फिर 144 का कोई ऐसा फैक्टर जो इसको काटता हो। जैसे मैंने ऑप्शन की तरफ ध्यान दिया, 9 और 3 12 और ये आ गया 72, 19 और 37 56, 43 और 29 72, 37 और 19 56। अब फिर से हमें अपना एक कॉमन सेंस यूज़ करना है, क्योंकि इन तीनों ही मिश्रण में दूध की जो क्वांटिटी है वो पानी से कम है, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर होगा वो उसमें भी दूध की जो क्वांटिटी होगी वो पानी से कम होगी, यानी मेरा जो आंसर होगा ना तो ये होगा और ना ही ये। और क्योंकि 144 का जो फैक्टर कहीं ना कहीं 72 है, तो मैं बिना इस क्वेश्चन में पेन उठाए इसका आंसर बता सकता हूँ 29:43। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जो आज हमने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखा है वह आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आपसे फीडबैक लेने की। जो भी आपको प्रॉब्लम इन क्लासेस में आ रही है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद ना भी आए तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमारे पास एक ट्रू फीडबैक पहुंचता रहे। और मेरा मानना ये है कि हर एक टीचर को, हर एक इंसान को अपने साथ अपने क्रिटिक्स को रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर उसकी अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करती है। अगर आप अपने चारों तरफ प्रशंसा करने वाले लोगों को रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी को भी धीरे धीरे डाउनग्रेड करते रहेंगे। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको जो आज मैंने ये बातें समझाई आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी, इसी वादे के साथ आपसे विदा लेते हुए कि बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।